हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी भूगोल का चैप्टर 4 है हमारा, प्राथमिक क्रियाएं। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। ठीक है, दोनों प्रकार के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम कवर कर देंगे। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर की। तो सी सेक्शन जो है 3 नंबर का आता है, डी सेक्शन जो है 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों सेक्शन जो है हमारे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। और जो आपका पहला सेक्शन है, ए सेक्शन, जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एमसीक्यू की अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज बना दूंगा जिसमें आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको लाइव क्लास में एमसीक्यू करा दूं या रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूं। आप जैसा कहोगे मैं उसी तरीके से करूंगा। ज़्यादातर बच्चे जो कहेंगे उसके आधार पर हम करेंगे। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स नोट्स आपको हमारी वेबसाइट में फ्री में अवेलेबल है, eklavyastudypoint.com। गूगल पे जाके सर्च करो, वेबसाइट आएगी, क्लास 12th में चले जाओ, सब्जेक्ट में चले जाओ और टेबल आ जाएगी। टेबल में आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चैप्टर की वीडियो बना रखी है। यदि आपने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा टाइम निकालो, चैप्टर को समझो। मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते, लास्ट में पढ़ते हैं। कृपया करके चैप्टर टाइम निकाल के देखो, अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे वीडियो देखते के साथ ही। ठीक है, लंबे समय तक याद भी रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइए आर्थिक क्रिया जो होती है वो किसे कहते हैं और आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। आर्थिक क्रिया इसका मतलब होता है ऐसे क्रियाकलाप जिसके द्वारा हमको इनकम मिलती है, यानी कि पैसा मिलता है। ऐसे सभी क्रियाकलाप जिनके द्वारा हमको पैसे मिलते हैं वो हमारी आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसको हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थ। वैसे तो पंचम भी होता है, लेकिन पंचम हमको नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, वो और डीप हो जाता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप तक आपको देखना है। ये 4 क्रियाकलाप होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप, ये क्योंकि चैप्टर भी आपका प्राथमिक क्रियाकलाप पे है तो प्राथमिक ही पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाकलाप का क्या मतलब होता है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट, हम पर्यावरण पे निर्भर होते हैं। यानी कि ऐसा काम होता है जिसमें जो सीधा पर्यावरण से जुड़ा हो, जैसे कि खेती। अब खेती क्या है? सीधा सीधा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो खेती क्या हो जाता है अपना? प्राथमिक क्रियाकलाप। आखेट हो जाएगा, भोजन संग्रहण हो जाएगा, भोजन को इकट्ठा करना, पशुचारण हो जाएगा, पशुओं को चराना, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, खनन करना। ठीक है, जमीन में जो आपके संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन, उनको खनन करके निकालना, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखना है। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके पेपर में कभी कभार आ जाता है और मेरे हिसाब से ज्यादातर पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये कई बार मैंने इसको देखा है। ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, प्री बोर्ड में आया हुआ है और ये क्वेश्चन कई बार आपके मिड टर्म एग्जाम में आया हुआ है। यानी कि हर लहजे से, हर लिहाज से, सॉरी, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? तो देखिए चलवासी पशुचारण जो है ना, ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह का व्यवसाय है। इसमें क्या होता है, जो पशुचारक होता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है, वो उसके पास बहुत सारे पशु होते हैं, वो अपने पशुओं पर निर्भर होता है। वो क्या करता है, अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार और यातायात के लिए किस पे निर्भर होता है? अपने पशुओं पे। इसमें मनुष्य क्या करता है, अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चारागाह की उपलब्धता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है। यानी आज वो यहाँ पर है, किसी दूसरी ऋतु में वो दूसरी जगह चला जाएगा, फिर हो सकता है वो वापस यहाँ आ जाए। यानी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों के अपने अपने निश्चित चरागाह होते हैं। सबके चरागाह फिक्स होते हैं कि भाई ये वाली जो जनजाति है वो इस चरागाह में जाएगी, दूसरी जनजाति उस चरागाह में जाएगी। ये सारी चीजें यहाँ पे फिक्स होती हैं। ठीक है, चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो आपका जो पहला क्षेत्र है वो आपका अफ्रीका वाला हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप का हो जाएगा, मंगोलिया, मध्य चीन आ जाता है। दूसरा क्षेत्र जो है उसमें यूरोप का साइड आ जाता है, यानी एशिया के टुंड्रा प्रदेश हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो दक्षिण पश्चिम एशिया, मेडागास्कर द्वीप, ये सारे क्षेत्र जो है चलवासी पशुचारण के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफी पूछा जाता है कि बताइए विश्व में कौन से क्षेत्र में भोजन संग्रहण किया जाता है। तो ये 2 क्षेत्र हैं इसके, एक तो है उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र और दूसरा है निम्न अक्षांश वाला। उच्च अक्षांश में आपका कनाडा आ जाता है, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का मिला हुआ हिस्सा आ जाता है, दक्षिणी चिले वाला हिस्सा आ जाता है। निम्न अक्षांश में आएंगे तो अमेजॉन बेसिन जो है वो आ जाएगा, आपका उष्ण कटिबंधीय, आपका अफ्रीका मेनली आ जाता है, इसमें ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा आ जाता है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया आ जाता है। अब आपको ऐसे थोड़ा याद करना मुश्किल होगा, एक बार ना इसको मैप में देखो, ध्यान से देखो।
उच्च अक्षांश में आपका ये कनाडा वनाडा वाला जो हिस्सा आ रहा था, ठीक है, ये आपका यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया वाला हिस्सा आ रहा था। निम्न अक्षांश की तरफ आते हैं तो आपका ये हिस्सा आ जाएगा जिसमें आपका दक्षिण अमेरिका वाला हिस्सा आता है, आपका इसमें जो अफ्रीका का हिस्सा आ जाता है, ठीक है, एशिया का हिस्सा आ रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण है, याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण कृषि, कर्तन या दहन कृषि या झूम खेती से क्या मतलब है। सिंपल होता है बिल्कुल, झूम खेती या इसको कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत प्राचीन तरीका है। इसमें क्या करते हैं, लोगों के पास खेत होते हैं, वो एक खेत में खेती करते हैं 2-3 साल तक, फिर उनको लगता है कि यार बहुत हमने ज़मीन का यूज़ कर लिया है, तो उसको छोड़ के वो उस खेत को वैसे ही छोड़ देते हैं और दूसरे खेत में खेती करने लग जाते हैं। पहले वाले खेत में क्या है, वो उसको परती छोड़ देते हैं 1-2 साल के लिए, दूसरे खेत में जाते हैं, जंगल वंगल जो होता है उसको काटते पीटते हैं, जलाते हैं, उसको साफ करते हैं, उसकी राख का यूज़ करके खेती करते हैं। फिर जब 2-3-4 साल वहाँ खेती करते हैं, फिर उनको लगता है पहली वाली ज़मीन पे जाओ, तब तक वहाँ जंगल उग जाता है, उसको काट पीट के साफ करके जला के राख वगैरह यूज़ करके, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होता है, ज़मीन की उर्वरक क्षमता वापस आ जाती है, तो इसे कहा जाता है झूम खेती, ठीक है। क्योंकि अगर हम लगातार खेती करेंगे तो मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाएगा, इसीलिए ये एक खेत को छोड़ देते हैं 2-3 साल के लिए, फिर दूसरे खेत में जाके करते हैं जब तक वो उसका उपजाऊपन वापस आ जाता है, ठीक है। और इसको झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसमें जो पुराने औजार वगैरह होते हैं वही तरीके से अपनाया जाता है, तो सिंपल है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन से क्या अभिप्राय है। ये देखो एक तरह से पूरा कॉमर्शियल रूप से पशुओं को पाला जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे पशुओं को पाला जाता है। तो ये एक निश्चित स्थान पे होता है और बड़े बड़े फार्म पे होता है। ये नहीं कि 2-4 पशु पाल लिए, इसमें सैकड़ों पशु पाले जाएंगे और एक जैसे ही पशु पाले जाएंगे, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, क्योंकि बड़े पैमाने पे मान लो हजार भैंस पाली जा रही है, मान लो तो 1000 भैंसें पाली जाएंगी इतने इतने बड़े लेवल पे। इसमें पशुओं की देखभाल के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है, ठीक है। और उनको कोई दिक्कत हो तो डॉक्टरी इलाज होता है तुरंत उनका। और इसमें विशेष पशु को ही पाला जाता है, यानी एक जैसे पशु को ही पाला जाएगा। किसी फार्म में भैंस पाली जा रही है तो सारे फार्म में भैंस ही पाली जाएगी, किसी फार्म में कोई दूसरा जानवर पाला जा रहा है तो पूरे फार्म में वही जानवर पाला जाएगा, इस तरीके से होता है। ये भारत में नहीं होता, ये खासकर न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में, इन जगहों पे होता है, ठीक है। भारत में इसका एक कॉपी वर्जन कह लो, यहाँ पे भी होता है पर छोटे पैमाने पे होता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय कृषि, ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। इसमें क्या होता है, जो खट्टे फल होते हैं उनको उगाया जाता है, खासकर इसमें अंगूर की खेती। देखो खट्टे फल की आपूर्ति की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। अंगूर से क्या होता है, अच्छे किस्म के जो अंगूर होते हैं, अच्छी क्वालिटी की, उससे शराब बनाई जाती है, यानी मदिरा बनाई जाती है। तो इसको भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में करी जाती है, इसीलिए उसके आसपास के क्षेत्र में करी जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। निम्न श्रेणी के जो अंगूर होते हैं, उस जो बेकार क्वालिटी के अंगूर होता है उसको सुखा के उसका मुनक्का बना देते हैं या फिर किशमिश बना देते हैं, और अच्छी किस्म के अंगूर से शराब बना देते हैं। फिर अंजीर और जैतून को भी यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। शीत ऋतु जब होती है तब यहाँ पे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की मांग जो है यहाँ पे होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डेयरी कृषि से क्या अभिप्राय है। डेयरी व्यवसाय जो है ये दुधारू पशु, यानी जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको इसमें पाला पोसा जाता है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पशुओं के लिए छप्पर लाना, उनके लिए घास लेके आना, ठीक है, दूध उत्पादन के लिए मशीनें लगाना, क्योंकि वहाँ पे हाथ से दूध नहीं निकाला जाता, इतने सारे जानवर होते हैं, मशीनों से दूध निकाला जाता है, तो उसमें पैसा बहुत लगता है। फिर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कहीं कोई पशु बीमार ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, दूसरे पशुओं को ना फैल जाए, उनके प्रजनन का ध्यान रखा जाता है। पशु चिकित्सा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत पैसा लगता है, तो इसलिए इसमें बहुत मेहनत और बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये डेयरी कृषि कहलाती है, ठीक है। और पशुओं को चराने, दूध निकालने के काम के लिए पूरे साल यहाँ पे श्रम की जरूरत पड़ती है, यानी पूरे साल मजदूरों की जरूरत पड़ती है, 12 महीने इसमें काम ही काम होता है। डेयरी कृषि का काम जो है ज़्यादातर नगरीय और औद्योगिक जो केंद्र होते हैं उसके आसपास करते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे ताज़ा दूध जो है आसानी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। आज के समय में देखें तो यातायात के साधन विकसित हो गए हैं, दूध को लंबे समय तक हम बिना खराब हुए उसको बचाया जा सकता है, तो उसकी वजह से आज के समय में ज़्यादातर ये फल फूल रहा है, ये बिजनेस, ठीक है। और ये इसके जो 3 प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें के जो 3 प्रमुख क्षेत्र है उसमें आता है उत्तर पश्चिमी यूरोप, फिर आता है आपका कनाडा, फिर तीसरा क्षेत्र है उसमें आता है न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया वगैरह, ये क्षेत्र आ जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। एक ये सिंपल क्वेश्चन है पर पेपर में बहुत पूछा जाता है और सीबीएसई का तो फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। सहकारी कृषि का क्या मतलब है। सहकारी कृषि में किसान लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से
ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इकट्ठे होकर एक संस्था बना लेते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसको सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें किसान क्या करते हैं, सभी रूप की ये जो संस्था होती है किसानों की हर तरह से हेल्प करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सफल जो ये हुआ है, ये डेनमार्क में हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कई देशों में भी ये फैला है। सामूहिक कृषि की बात करें तो इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उसका स्वामित्व जो होता है वो संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पे आधारित करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ये सोवियत संघ में शुरू हुई थी व्यवस्था। इसमें सभी किसान जो है अपने संसाधन, जैसे उनकी भूमि हो गई, उनके पशु हो गए, उनके परिवार के लोग यानी उनका श्रम हो गया, इन सबको मिलाकर कृषि करते हैं। तो ये सामूहिक कृषि कहलाता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी समझाने की, ताकि जल्दी जल्दी आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। चैप्टर की वीडियो जरूर देखना, वहां डिटेल में सारे टॉपिक करा रखे हैं। एक क्वेश्चन है कि बाजार के लिए सब्जी खेती या उद्यान कृषि की जो विशेषता है ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार की कृषि है। इसमें ज्यादा अधिक मुद्रा मिलने वाली फसल, यानी ऐसी फसल उगाई जाता है जिसमें ज्यादा फायदा हो जाए, ज्यादा पैसा मिले। इसमें खासकर फल उगाए जाते हैं, सब्जी उगाई जाती है और फूल लगाए जाते हैं। इसकी मांग जो होती है वो ज़्यादातर नगरीय क्षेत्रों में बहुत डिमांड होती है, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए इसको उगाया जाता है और बहुत पैसा इसमें मिलता है। ऐसी खेती का जो आकार है वो छोटा होता है, ठीक है, एवं खेत अच्छे यातायात साधनों और नगरीय केंद्रों से जुड़े होते हैं। नगरों के आसपास खेती की जाती है, यातायात के साधनों वहां पे खेती की जाती है, छोटे छोटे खेतों में उगाया जाता है ये। तो इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पूंजी लगती है ना और जो मेहनत लगती है वो ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पूंजी, ज़्यादा मेहनत लगती है। इसके अलावा इसमें सिंचाई का, उर्वरक का और अच्छे किस्म के बीज और कीटनाशक, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इसकी आवश्यकता काफ़ी होती है। नेक्स्ट है रोपण कृषि। ये अंग्रेजों ने शुरुआत करी थी। उन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बना रखा था, ठीक है, उपनिवेश बना रखा था। उन्हें लगता था यार ये वाली फसल यहाँ पे, इससे हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो उसको अपने अपने उपनिवेश में सब जगह पहुंचा दो। उसकी पौध पौध कहते हैं ना, छोटे छोटे पौध उगा के उसमें ले जाते हैं, उसको रोपना। इसी से याद रखना कि एक पौध है, छोटा सा पौधा है, उसको कहीं पे ले जाके रोप देना है, ठीक है, जिसी से इससे ही इसका नाम रोपण कृषि हो गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। तो रोपण कृषि का क्या मतलब है, उसकी कुछ विशेषता आपको बतानी है। तो जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने क्या करा था, दुनिया के बहुत सारे भागों को अपना गुलाम बना रखा था, औपनिवेशीकरण कर रखा था। तो उन्होंने कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत करी, उसी में से आता है रोपण कृषि। इसका जो मेन उद्देश्य था वो केवल और केवल लाभ कमाना था। अब आपके दिमाग में आएगा लाभ कमाना मतलब किसको, किसान को लाभ या अंग्रेजों को लाभ? अंग्रेजों को लाभ, किसानों को लाभ नहीं होता था, उनको तो काम करना था। मेन जो लाभ था वो अंग्रेज कमाते थे, ठीक है। यूरोपीय उपनिवेशों ने क्या करा, अपने अधीन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे वहां पे इन्होंने क्या करा, वहां पे देखा चाय उग जाती है, तो इन्होंने वहां पे चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास, इसकी पौध लगवा दी, ठीक है, वहां पे ये चीजें उग जाती थी। तो अब इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसका जो आकार होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और इसका मैनेजमेंट भी करना होता है, तकनीकी आधार, मतलब एक तरह से पूरा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए, ज़्यादा पैसा लगता है। वैज्ञानिक विधियों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। एक फसली कृषि होती है, यानी जहाँ पे चाय उगाई जा रही है तो फिर पूरे में चाय ही उगाई जाएगी। और इसका जो इसमें क्या होता है, इसमें फायदा अंग्रेजों को क्या होता है, मजदूर इनको सस्ते मिल जाते हैं, सस्ते मजदूरों से वो खेती करा लेते हैं। यातायात विकसित होता है जिसके द्वारा वो बागान और बाजार तक उसको आसानी से पहुंचा देते हैं। इससे अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ होता था। तो ये रोपण कृषि जो है वही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है खनन से रिलेटेड। खनन आपके पेपर में आता है। तो देखिए पृथ्वी के अंदर, हमारी भूपर्पटी में, जमीन के धरातल के अंदर बहुत सारे खनिज संसाधन होते हैं, उसको खोद कर या फिर उसको खन कर निकालना ही खनन कहलाता है। तो पृथ्वी से धातु, अयस्क और औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी जो खनिज है उसको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो खनन होती है। दो तरीके से होती है, धरातलीय खनन, भूमिगत खनन। धरातलीय खनन क्या है, मान लो जमीन है, उसमें 2-4 फुट में खुदाई करके, कुछ दूरी में खुदाई करके अगर निकाला जा रहा है तो वो धरातलीय है। लेकिन भूमिगत खनन में क्या होता है, ये जमीन है, जमीन के 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट नीचे तक जाना, बहुत अंडरग्राउंड यानी बहुत नीचे तक जाने का जो खनन होता है उसको बोला जाता है भूमिगत खनन, ठीक है। खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, भौतिक कारक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं। भौतिक कारक क्या होते हैं कि ये देखा जाता है खनिज निक्षेप का आकार क्या है, यानी जहाँ पे खनिज संसाधन उपलब्ध है उसका आकार क्या है, किस कैटेगरी के वहाँ पे खनिज आपको मिलेंगे, ठीक है, उसकी उपस्थिति की अवस्था क्या है, खनिज किस जगह पे उपलब्ध है, धरातल पे उपलब्ध है या बहुत गहराई में उपलब्ध है, बहुत तरह की चीजें देखी जाती है। आर्थिक कारक में क्या होता है, ये देखा जाता है कौन से खनिज की डिमांड ज्यादा है, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वो खनिज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो खनिज की मांग,
फिर तकनीकी ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई खनिज को निकालना उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, श्रम चाहिए, सब चाहिए, तो टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। खनिज का क्या उपयोग है ये पता होना चाहिए, उसकी संरचना, ठीक है, पूंजी, यातायात, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें रिलेट करती है। तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश की है ताकि आपको कम समय में वीडियो मिल जाए। तो ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, जो PDF नोट्स हम डालते हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा लाइव क्लास की अपडेट आपको सारी कहाँ पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। और आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। यहाँ पे जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।